टॉपिक्स है वो कंप्लीट करते हैं। ओके। और बैच नंबर 31, आपका बैच 32 है ना, राइट? Yes, sir. और 31 से अभी सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो सारे प्रोजेक्ट्स नए ऐड किए मैंने। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट ऐड किए हैं। पूरा जो ओल्ड प्रोजेक्ट थे पुराने बैच के लिए वो निकाल के टेराफॉर्म के, और ये जो रियल टाइम कंपनी में चलता है ना, एज इट इज वैसे प्रोजेक्ट्स अभी हमने रेडी किए है। ओके, कल ही मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया टेराफॉर्म का। तो जैसे कंपनी में होता है एज इट इज वैसे ही प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी किए। जो कंपनी का चीज है एज इट इज सारा रिप्लिकेट किया है। तो ये टेराफॉर्म का प्रोजेक्ट है। ओके, ये देखो। और अभी इसके बाद मैं कुबरनेटिस का भी प्रोजेक्ट ऐसे ही करने वाला हूँ। तो आपके बैच के लिए सारा जो भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो भी नए रहेंगे बैच 31 से। बैच 30 तक जो प्रोजेक्ट थे वो अभी निकाल के मैंने नए नए प्रोजेक्ट्स ऐड किए। तो आपका भी फायदा होगा उससे। तो थोड़ा अटेंशन बना के रखो, क्योंकि जो रियल टाइम में होता है मैंने बहुत सारी चीजें वैसे ऐड की है अभी। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं काम। थियोरेटिकल पार्ट वही है, वो तो चेंज नहीं होता है, लेकिन प्रोजेक्ट्स जो है वो मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो उससे जॉब मिलने के लिए बहुत फायदा होगा आपका, एज इट इज कंपनी के ही प्रोजेक्ट लिए है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने यस3 सीखा, किस तरीके से बकेट क्रिएट करते हैं, क्या क्या उसके पॉइंटर्स है, वर्जनिंग क्या होता है। ओके, तो आज ये 6 क्लासेस है। ओके, स्टोरेज के 6 क्लासेस है यस3 के। वो हम 6 क्लासेस आज सीखेंगे, और आपके साथ ये पूरा नोट्स अभी मैं शेयर कर देता हूँ। ओके, चलेगा। तो सबसे पहला है क्लास यस3 स्टैंडर्ड। यहाँ पे मैंने नोट डाउन करके रखे हैं सारे क्लासेस। ओके, यस3 स्टैंडर्ड, फिर है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, फिर है अमेजॉन इंटेलिजेंट टेरिंग, अमेजॉन यस3 वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, अमेजॉन ग्लेशियर डीप आर्काइव। ओके, तो ये सारे क्या है, ये सारे स्टोरेज के क्लासेस हैं। ओके, चलो। तो अगर आप इनको अभी समझना है हमें सब क्या होता है क्या नहीं होता है, तो सबसे पहला समझते हैं यस3 स्टैंडर्ड। जब भी आप एक बकेट क्रिएट करते हो, ओके, आप यहाँ पे गए एडब्ल्यूएस अकाउंट में और बकेट क्रिएट करके आप कोई ऑब्जेक्ट उसमें ऐड करते हो, तो बाय डिफॉल्ट वो यस3 स्टैंडर्ड में ही जाता है। देखो, एमएफए कोड 295972। ओके, तो यहाँ पे आप जब यस3 सर्च करते हो, ये देखो, ये मान लो एक बकेट है। ओके, इसको मैं डिलीट करता हूँ, मेरा बकेट नहीं है, तो ये टेराफॉर्म से क्रिएट हुआ है, ऑलरेडी एम्प्टी है। चलो, मान लो मैं एक बकेट क्रिएट करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो, एक बकेट क्रिएट करता हूँ, YG माइंड्स AWS बकेट यस3 डेमो, इस तरीके से मैंने नाम दे दिया। ओके, देने के बाद पूरा एक्सेस देता हूँ। ओके, और वर्जनिंग भी इनेबल करता हूँ, क्रिएट बकेट। तो मेरा बकेट क्रिएट हो गया। देखो, अब इस बकेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट को अपलोड करता हूँ। तो अपलोड में जाता हूँ, ऐड फाइल में जाता हूँ,
तो डाउनलोड में जाता हूँ और सैंपल नाम की फाइल में यहाँ पे अपलोड करता हूँ। चलो, हो गया अपलोड, राइट। आप यहाँ पे देखो स्टोरेज क्लास क्या है, स्टैंडर्ड है, दिखा सबको? यस सर। यहाँ तक किसी का डाउट नहीं है? थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। यस सर। मैं भी कुछ चीजें अच्छी अच्छी चीजें ऐड कर रहा हूँ आपके फायदे के लिए, तो आपको वो समझने के लिए थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, ताकि मुझे भी वो फील हो कि चलो यार, अपन जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। ओके, चलो। तो ये स्टैंडर्ड क्लास है। ओके, ऐसे स्टोरेज के अलग अलग क्लासेस है। ओके, अगर आप यहाँ पे जाते हो तो आपको अलग अलग क्लास दिखा सकता हूँ मैं। ईडी स्टोरेज क्लास। ओके, तो आप दूसरे क्लास में भी इसको बकेट के ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो। तो अभी इन क्लासेस के बारे में, टाइप्स के बारे में हम सीखने वाले हैं, क्या है। तो सबसे पहला टाइप कौन सा है हमारा, यस3 स्टैंडर्ड। ओके, तो यस3 स्टैंडर्ड के बारे में समझते हैं कि क्या है। यस3 स्टैंडर्ड ऑफर्स हाई ड्यूरेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑब्जेक्ट स्टोरेज फॉर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा। ओके, तो यहाँ पे कुछ वर्ड है, ड्यूरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा। इसका मीनिंग क्या होता है? ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ड्यूरेबिलिटी? ड्यूरेशन। लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। ओके, और कोई बताएगा क्या होता है? रेंज। लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन विदाउट ब्रेकिंग। ओके, सही से जा रहे हो अभी? It will be of Till how लॉन्ग much time लास्टिंग। it will work or will be durable? ओके, राइट। सही बोला। ओके, easily accessible. नहीं नहीं, ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहे हैं अपन, Sir, ड्यूरेबिलिटी को समझते हैं पहले। ओके, integrity of the data to remain accurate and correct. ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या? देखो, ड्यूरेबिलिटी मतलब होता है ओवर लॉन्ग पीरियड ये डेटा डैमेज ना होने के चांसेस कितने हैं, डेटा डैमेज ना होने के चांसेस कितने हैं। तो अगर हाई ड्यूरेबिलिटी है तो लॉन्ग टर्म के लिए डेटा हमारा सेफ रहेगा, या डेटा में कोई डैमेज नहीं रहेगा। मतलब ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या है, मान लो तुम्हारे स्टोरेज बकेट के अंदर 10 करोड़ ऑब्जेक्ट्स है, ये बकेट दिख रहा है आपको, इसमें 10 करोड़ ऑब्जेक्ट आपने रखे हैं, तो ड्यूरेबिलिटी कितना है? ड्यूरेबिलिटी है 99.9999 11 टाइम्स 9%। मतलब 10 करोड़ ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट खराब हो सकता है, इसको बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। बात क्लियर? आपकी कितनी उसमें ऑब्जेक्ट्स है, वो ऑब्जेक्ट्स खराब ना होने के चांसेस कितने हैं, तो उसको हम बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। फिर है अवेबिलिटी। अवेबिलिटी मतलब क्या होता है? आप उस डेटा को एक्सेस करने के लिए चले गए, डाउनलोड करना है आपको, मान लो बकेट में डेटा रखा है, आपको डाउनलोड करना है, राइट, यूज करना है। तो अवेबिलिटी कितना है? अवेबिलिटी मतलब आपके लिए वो डेटा कब कब अवेलेबल है, तो उसका चांस है 99.99% इन 1 ईयर। तो मतलब अनअवेलेबल के चांसेस कितने हैं? 0.01%। एग्री? 100 में से माइनस कर दो ना, ये 100 में से Yes. माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 0.01% इन 1 ईयर। तो 0.01% इन 1 ईयर होता है 30, 40, 50 मिनट्स। ओके, ड्यूरेबिलिटी कितना है? 99.9 11 टाइम्स 9, मतलब ड्यूरेबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, लेकिन खराब होने के चांसेस कितने बचे? 0.00000001। इतने क्या है, खराब होने के, ऑब्जेक्ट खराब होने के चांसेस है। बात क्लियर है दोनों? ड्यूरेबिलिटी, अवेबिलिटी, किसी का डाउट है? नो सर। बाकी लोग, नॉन टेक्निकल वाले लोग, clear, चुपचाप नहीं sir. रहना है। ओके, ड्यूरेबिलिटी मतलब मान लो आपके पास कुछ चीजें हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से कितने ऑब्जेक्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे, कोई खराब नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। ओके, और अवेबिलिटी मतलब क्या? जब जब आप उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए जाते हो, तो क्या वो ऑब्जेक्ट आपके लिए एक्सेसिबल है, उसको हम बोलते हैं अवेबिलिटी। ओके, फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा।
फ्रीक्वेंटली एक्सेस मतलब क्या? ऐसा डेटा आप S3 स्टैंडर्ड में रखते हो जो डेटा आप बार बार एक्सेस करने वाले हो। क्या करने वाले हो? बार बार एक्सेस करने वाले हो। ऐसा डेटा ही आप क्या करते हो? S3 स्टैंडर्ड में रखते हो। ओके, फिर ये क्या करता है? SSL सपोर्ट करता है। SSL मतलब क्या होता है? सिक्योर, बोलो, SSL का फुल फॉर्म क्या है? Secure shell. Yes, sir. सिक्योर सॉकेट लेयर। ओके, SSL का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर सॉकेट Secure लेयर। socket. मतलब क्या होता है ये? HTTPS पे आपको सपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। मतलब डेटा आप देखो, कनेक्शन सिक्योर है ऐसा। हाँ, ये देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया ये डेटा पे। ओके, क्लिक करने के बाद मैं इसको बोलता हूँ ओपन। तो ओपन करने के बाद क्या होता है? ये SSL के थ्रू मुझे एक्सेस करने के लिए दे रहा है ना। ये देखो, HTTPS पे है ना डेटा, तो ये सिक्योर डेटा एक्सेसिबल है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे सपोर्ट फॉर SSL। चलो, तो जब आप कोई भी डेटा S3 बकेट के अंदर S3 स्टैंडर्ड में रखते हो, तो ऑब्जेक्ट स्टोर करने के बहुत ज्यादा कॉस्ट है, कॉस्ट फेयरली हाई है। बट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए उसकी कॉस्ट कम है। बात समझ में आई? सर एक बार रिपीट कीजिए Yes. सर प्लीज। देखो, Yes, यहाँ sir. पे यहाँ पे दो टाइप के कॉस्ट है। बकेट में आप जब डेटा रखते हो, एक बकेट है, आपने इस बकेट में डेटा को रखा, तो दो टाइप के कॉस्ट आपको देने पड़ते हैं। पहला कॉस्ट कौन सा होता है? ऑब्जेक्ट को स्टोर करने का कॉस्ट। क्लियर? पहला कॉस्ट समझ में आया? Yes. जब ऑब्जेक्ट Yes. आप बकेट में रखते हो तो दो टाइप के कॉस्ट है। पहला कॉस्ट है बकेट में ऑब्जेक्ट रखने का कॉस्ट, स्टोर करके रखने का। आपने मान लो ये 2 साल के लिए ऑब्जेक्ट रखा, तो 2 साल का आपको पैसा देना पड़ेगा। दूसरा एक और कॉस्ट होता है जिसको बोलते हैं एक्सेस करने का कॉस्ट। मतलब अगर आप इस बकेट के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए लेके जाते हो, डाउनलोड करने के लिए लेके जाते हो, तो आपको उसका भी कॉस्ट देना पड़ता है। राइट? तो जब आप S3 स्टैंडर्ड की बात करते हो, तो ऑब्जेक्ट को स्टोर करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ओके, बट एक्सेस करने की कॉस्ट बहुत कम है। आ गया समझ में? Sir, when you are saying the object, so are you referring the files? फाइल, फोल्डर, वट एवर इट में भी, कुछ भी All हो। these are यस, okay. ऑब्जेक्ट्स, उसको मैं ऑब्जेक्ट्स बोलता हूँ। ठीक ठीक। ये बात समझ में आई? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये सारा खेल है। Okay, sir. जो मैंने हाईलाइट किया है वो पॉइंट सबको समझ में आया? क्योंकि इसी के ऊपर सारा खेल चलने वाला है आगे का। किसी का डाउट है? आपका हाँ ना तो आना चाहिए। समझ में आया? बीच Yes, में sir. कभी मत रहो। Yes, sir. Yes, sir. दूसरे दूसरे के Okay, कंधे sir. पे बंदूक मत रखो। Yes, Sir, can you repeat once, please? हाँ, वो बताएगा, कोई तो बताएगा यार चलो रिपीट करो, तो सब रिपीट करेंगे। मैं तो अपना चुपचाप बैठता हूँ, क्या टेंशन लेना है? और नहीं भी समझ में आया तो रिकॉर्डिंग तो है। मोबाइल वोबाइल सब कुछ बंद करके रखो जब क्लास चल रहा है। 1 घंटे के लिए अपने आप को कंट्रोल करो। ओके, म्यूट जाओ, सब म्यूट जाओ। आपका डाउट हो गया म्यूट जाने का, मोबाइल वोबाइल सब कुछ बंद करके रखो 1 घंटे के लिए। अच्छे से सुनो, नहीं तो एक सेशन देखने के लिए आपको 2-3 बार रिपीट करना पड़ सकता है। सब चीजें बाजू को रखो, लैपटॉप आप, बाकी कुछ चीजें नहीं। ओके, तो यहाँ पे 2 पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट किया है, वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या किया है हाईलाइट मैंने, कि 2 टाइप के कॉस्ट है जब भी आप डेटा को स्टोर करते हो बकेट के अंदर। तो पहला कॉस्ट है स्टोरेज का। ओके, आप वहां पे डेटा सेफली रख रहे हो, स्टोरेज कर रहे हो, उसका एक कॉस्ट है। और दूसरा कॉस्ट है एक्सेस करने का। कौन सा? एक्सेस करने का, उसका भी एक कॉस्ट है। तो ये दोनों कॉस्ट आपको पे करने पड़ते हैं। ओके, लेकिन जब बात हम S3 स्टैंडर्ड की करते, तो स्टोरेज का कॉस्ट ज्यादा है और एक्सेस करने का कॉस्ट कम है। बात क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. राइट। Yes, sir. The largest object that can be uploaded in single put is 5 TB। वो तो मैंने कल भी आपको बताया था कि एक बड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट 5 TB तक का आप क्या कर सकते हो, S3 स्टैंडर्ड में अपलोड कर सकते हो। ओके, 5 TB बहुत बढ़िया स्टोरेज होती है। चलो,
तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है स्टोरेज कॉस्ट हाई है, एक्सेस कॉस्ट लिस्ट है, ओके लिस्ट है। तो ऐसा कौन सा डेटा है जो S3 स्टैंडर्ड में रखते हैं? तो उसका एग्जांपल दिया है डे टू डे लाइफ में, जब कंपनी में आप काम करोगे तो टेराफॉर्म का TF स्टेट फाइल ये आपका कहाँ पे रहेगा? S3 स्टैंडर्ड में अपलोडेड रहेगा। देन आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप है S3 इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। नाम क्या है? पहले का नाम था S3 स्टैंडर्ड, दूसरे का नाम है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। क्या नाम है? S3 इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। ओके, तो क्या है इसमें इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में? क्या है? S3 infrequent access is for the data that is accessed less frequently। हम ऐसा डेटा रखते हैं जो लेस फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर सकते हैं, बट रिक्वायर्ड रैपिड एक्सेस व्हेन नीडेड। ओके, बट रिक्वायर्ड रैपिड एक्सेस व्हेन नीडेड मतलब जब जरूरत है तब हमें रैपिडली एक्सेस लेने की, तो हम एक्सेस ले सकते हैं। बात समझ में आई? Yes, sir. मतलब क्या है समझो। Amazon S3 इनफ्रीक्वेंट एक्सेस नाम में क्या इनफ्रीक्वेंट मतलब जो फ्रीक्वेंट नहीं है। तो इस स्टोरेज क्लास में ऐसा डेटा रखना है जो डेटा हम बार बार यूज नहीं करने वाले। तो ऐसा कौन सा डेटा होता है जो बार बार यूज नहीं करते? EC2 मशीन के बैकअप, याद है आपको? EC2 मशीन का हम बैकअप लेते थे, तो बैकअप लेते टाइम हमें उस बैकअप का बार बार रीयूज नहीं करना है। कब यूज करेंगे हम? जब हमारा EC2 मशीन फेल होगा उसी टाइम पे यूज करेंगे ना, करेक्ट? तो EC2 मशीन का बैकअप अगर किसी ने आपको बोला कहाँ पे रखते हो आप, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। ओके, तो यहाँ पे क्या है? S3 infrequent access is for the data that is accessed for लेस फ्रीक्वेंटली एक्सेस के लिए हम यहाँ पे डेटा रखते हैं, बट रिक्वायर्ड रैपिड एक्सेस व्हेन नीडेड। लेकिन जब आपको जरूरत है तो जल्दी से एक्सेस हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द स्टोरेज कॉस्ट इज मच चीपर देन S3। तो इसका स्टोरेज कॉस्ट क्या है? बहुत कम है, मोर चीपर, मच चीपर है, ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस। मतलब S3 बकेट जो स्टैंडर्ड है उससे हाफ प्राइस का ही आपको क्या मिलता है? यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट मिलता है, बट यू आर हेवीली चार्ज फॉर एक्सेसिंग द डेटा। लेकिन जब आप एक्सेस करते हो डेटा को तो आपको चार्ज ज्यादा देना पड़ता है। ड्यूरेबिलिटी इसका 99.11 टाइम्स 9, अवेलेबिलिटी इसका 99.99%। ये SSL के लिए सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे देखो, डेटा दैट इज डिलीटेड फ्रॉम S3 infrequent access within 30 days will be charged for full 30 days। मतलब क्या है? अगर यहाँ पे आप एक डेटा स्टोर करके रखते हो और वो आप विद इन 30 डेज ही डिलीट कर देते हो, ओके, तो आपको फुल 30 डेज का चार्ज देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट बहुत कम है। चलो, यहाँ पे किसी का डाउट है? बोलो। सर मतलब इसमें सिर्फ EC2 के बैकअप्स ही स्टोर करते हैं क्या, और कुछ स्टोर नहीं कर सकते? आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन मैं रियल टाइम के एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इंट्रो में ओके। किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आप क्या स्टोर कर सकते हो या कौन सा डेटा रखते हो, तो आपका आंसर फटक से आना चाहिए EC2 का बैकअप। क्यों EC2 का बैकअप? क्या रीजन है? क्योंकि EC2 का बैकअप तो हम लेते हैं, लेकिन हम उसको बार बार यूज नहीं करते, राइट? करेक्ट। तो ऐसा डेटा कहाँ पे रखना है? इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में। ओके। नाम ही क्या है? इनफ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का अपोजिट इनफ्रीक्वेंट, करेक्ट? तो फ्रीक्वेंट वाला कहाँ पे रखोगे? फ्रीक्वेंट वाला रखोगे S3 स्टैंडर्ड में, और जो फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते हो वो रखोगे आप इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में। यहाँ पे क्या है? स्टोरेज कॉस्ट लेस है, एक्सेस का कॉस्ट ज्यादा है। Yes, sir. So minimum 30 days का वो charges ले ही लेते हैं, राइट, whether you save it for 1 day or 5 days. करेक्ट। सर और एक क्वेश्चन है, जैसे कि अपने S3 स्टैंडर्ड में बताया था कि 1 गो में हम 5 TB तक का स्टोर कर सकते हैं, तो मतलब एक सिंगल बकेट में 5 TB स्टोर कर सकते हैं, राइट? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो फिर। ओके। एक ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम साइज 5 TB का हो सकता है। बकेट में आप कितना भी रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको एक ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट मतलब क्या, ओके। एक फाइल है आपके पास, अभी ये हम्म। फाइल है, ये कितने 1 केबी की 2 केबी की फाइल है, वैसे आप ओके बड़ा से बड़ा फाइल 5 टीबी तक का अपलोड कर सकते हो। ओके ओके, गॉट इट। क्लियर सबको? और किसी का कुछ डाउट? सर हम बैकअप मतलब रियल टाइम में बैकअप वॉल्ट में रखते हैं या फिर S3 में रखते हैं? बैकअप वॉल्ट भी एक S3 ही है। बैकअप वॉल्ट मतलब क्या, एक स्टोरेज ही है ना। और किसी का डाउट है? नो सर। तो बॉकेट में जब कोई ऑब्जेक्ट अपलोड करते हैं वो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड में जाता है। यस, बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड में जाता है। सर जब हम ऐड करते हैं स्टोरेज जो भी ऑब्जेक्ट है, बाय डिफॉल्ट वो स्टैंडर्ड में जाता है और बाद में हम चेंज करते हैं सपोज 2-3 डेज के बाद, तो जो चार्ज लगेगा वो कौन सा, स्टैंडर्ड का भी लगेगा और इसका भी, ऐसे दोनों का लगेगा ना? नहीं, जहाँ जहाँ पे आप स्टोर करते हो वहां का चार्ज लगता है। नहीं बाद में चेंज किया तो? बात देखो, आपने 3 दिन स्टैंडर्ड में रखा है, उसके बाद आपने मूव किया उसको इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में, तो 3 दिन का स्टैंडर्ड का चार्ज, बाद में इनफ्रीक्वेंट का चार्ज। ओके। क्लियर सबको? और किसी का डाउट है दोनों में? दोनों में और किसी? नो सर। एकदम इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ओके। चलो, तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, अभी आपको नेक्स्ट टाइप समझाता हूँ। ओके, उसका नाम है इंटेलिजेंट टेयरिंग। क्या नाम है? इंटेलिजेंट टेयरिंग। ओके, ये क्यों यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वो भी समझ के लेते हैं थोड़ा सा। ओके चलो, तो नेक्स्ट टाइप है हमारा Amazon इंटेलिजेंट टेयरिंग। ओके, तो देखो ये क्या करता है, अच्छे से समझो। पहला एक एक पॉइंट। The S3 intelligent tiering storage class is designed to optimize the cost by automatically moving data from most cost effective access tier. ओके, मतलब क्या है, यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट बनते हैं। यहाँ पे क्या बनते हैं, 2 कंपार्टमेंट बनते हैं इंटेलिजेंट टियरिंग में। कैसे होता है, क्या होता है, सब समझाता हूँ। और ये कब यूज करना होता है ये भी समझाता हूँ। तो ये है हमारा टाइप इंटेलिजेंट टियरिंग। ओके, नाम क्या है, इंटेलिजेंट, मतलब आपको थोड़ा हिंट लगा होगा ये थोड़ा स्मार्ट है, राइट? नाम से सब याद रखने का। चलो, तो यहाँ पे क्या है, 2 एक्सेस टियर है, एक है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस टियर और एक है फ्रीक्वेंट एक्सेस टियर। इसने क्या किया है, अपने आप में 2 कंपार्टमेंट बना के दिया है। ओके, एक है फ्रीक्वेंट एक्सेस टियर, एक है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस टियर। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे क्या होता है। ओके, तो 2 कंपार्टमेंट बन गए, चलो बढ़िया है। तो यहाँ पे पहला लाइन समझो। The S3 intelligent tiering storage class is to design to optimize cost by automatically moving data to the most cost effective access tier. Okay, तो जब आप कंफ्यूज हो कि हमें डेटा S3 स्टैंडर्ड में रखना है या S3 इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में रखना है, ये दोनों में आप कंफ्यूज हो गए हो, यार डेटा किस में रखूं, ओके आप कंफ्यूज हो, तो आप चले जाओ किसके पास, इंटेलिजेंट टेयरिंग के पास। तो आपको ये मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव टीयर में डेटा रखने की फैसिलिटी देता है। ओके, अब ये कैसे काम करता है ये देखो। इट वर्क्स बाय स्टोरिंग ऑब्जेक्ट इन 2 एक्सेस टियर्स। कौन से एक्सेस टियर है? इफ द ऑब्जेक्ट इन द इनफ्रीक्वेंट एक्सेस टियर इज एक्सेस्ड, मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट आता है, मान लो ये ऑब्जेक्ट, ये फाइल है, फोल्डर है, ओके ये ऑब्जेक्ट है। पहले सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आता है, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस टियर में आता है। ओके, मान लो आपने 4 ऑब्जेक्ट पुट किए, अभी इसमें से ये दो जो फाइल है या फोल्डर है, इसको आप बार बार यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बार बार यूज कर रहे हो, राइट?
तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली इनको फ्रीक्वेंट में मूव करेगा। बाकी जो डेटा आप यूज नहीं कर रहे हो वो इनफ्रीक्वेंट में ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाएगा, राइट, क्योंकि ऐसा डेटा को आप ज्यादा एक्सेस ही नहीं कर रहे हो, तो ये इनफ्रीक्वेंट एक्सेस एक्सेस टियर में रहेगा। और जिस डेटा को आप ज्यादा यूज कर रहे हो वो फ्रीक्वेंट एक्सेस टियर में रहेगा। बात आई समझ में? तो ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट, ये बकेट के अंदर के ऑब्जेक्ट को मॉनिटर करता है, और मॉनिटर करने के बाद क्या करता है, ऑब्जेक्ट को मूव करते रहता है, फ्रीक्वेंट इनफ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट इनफ्रीक्वेंट। बोलो, फिर अगर कुछ दिनों के बाद ये ऑब्जेक्ट को भी आप ज्यादा यूज नहीं करने लगे तो फिर अगेन इनको क्या करेगा, इनफ्रीक्वेंट में माइग्रेट करेगा, ताकि आपका कॉस्ट सेव हो सके। बोलो, आया समझ में? कितना इजी है? यस सर। डायग्राम यस से समझ में आता है, आप थ्योरेटिकल पढ़ोगे तो नहीं आता है। आप डायग्राम समझने के बाद अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, if an object in the infrequent access tier is accessed, it is automatically moved back to the frequent access tier. Correct? अब आया समझ में? Then next point, there are no retrieval fees when using S3 intelligent tiering storage class, and no additional tiering fee when object are moved between access tiers. मतलब अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है वो फ्रीक्वेंट में जाता है फिर से इनफ्रीक्वेंट में आता है, अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उसका AWS आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है। ओके, लेटेंसी लो है, फास्ट है। ऑब्जेक्ट लेस देन 128 KB, अगर कोई ऑब्जेक्ट का साइज कम है तो वो हमेशा फ्रीक्वेंट में रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज ही कम है तो स्टोरेज का कॉस्ट कितना ही आएगा। तो जो 128 से कम है ऑब्जेक्ट, 128 से केबी से कम है, ओके, तो वो ऑब्जेक्ट सारे क्या रहेंगे, किसमें रहेंगे, फ्रीक्वेंट इसमें ही रहेंगे। ओके, ड्यूरेबिलिटी इसका भी 99.99 11 टाइम्स 9% है, अवेलेबिलिटी 99.9% का है। किसी को डाउट है इंटेलिजेंट टेयरिंग में तो पूछो। It's calculate any duration for moving the वो सब उनका इंटरनल अल्गोरिदम चलता है, आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर इसको एक्सेस करने के लिए फिर मतलब लो कॉस्ट लगेगा कि? लो कॉस्ट है। ओके। बट सर इसको इंटेलिजेंट टीरिंग में लेना है स्टैंडर्ड से या इस दूसरे इससे, वो कैसा बाइफर्केशन करेंगे? यहाँ पे चेंज करने के लिए ऑप्शन है ना हमारे पास, यहाँ पे चले जाओ। आप यहाँ पे जाते हो तो एक्शन में जाओ, एक्शन में जाने के बाद आप बोलो कि मुझे ईडी स्टोरेज क्लास करना है, और आपको किस में जाना है आप बोलो, सिलेक्ट करो। आप बोलते मुझे इंटेलिजेंट टेयरिंग में जाना है, क्लिक किया, सेव चेंजेस किया, आ गया, समझ में आया? कंपनी में ज्यादा इंटेलिजेंट यूज होता है, ये होता है। जब आप कंफ्यूज हो ये ऑब्जेक्ट के साथ आप क्या करने वाले हो तो आप इंटेलिजेंट टेयरिंग में ऐड कर दो। ओके, जब आप श्योर हो नहीं ये ऑब्जेक्ट को तो मैं, जैसे मैंने क्या बोला, जैसे टेराफॉर्म की टीएफ स्टेट फाइल, ये तो हर रोज यूज होता है तो मैं उसको स्टैंडर्ड में रखूंगा। फाइल छोटा है और बार बार एक्सेस करना है तो मैं किस में रखा, स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टोरेज का कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा है लेकिन स्टोरेज तो मेरा बहुत कम है ना, एक्सेस का कॉस्ट यहाँ पे लेस है क्योंकि मैं हर बार इसको एक्सेस करने वाला हूँ, तो मेरे लिए S3 स्टैंडर्ड परफेक्ट है। बोलो, क्लियर? समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझो। AWS ने आपको स्टोरेज के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि आप अपना डेटा मैनेज कर सको, कॉस्ट बचा सको। बात सही है? समझ में आई? Yes. यस सर। सर 128 KB की फाइल्स फ्रीक्वेंट में क्यों रहेगी? क्या हुआ? सर वो 128 KB के जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंट एक्सेस में क्यों रहेंगे, इनफ्रीक्वेंट में क्यों नहीं रहेंगे? इनफ्रीक्वेंट में क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कॉस्ट कम है।
छोटा सा फाइल है तो फ्रीक्वेंट में रखो ना, क्योंकि एक्सेस फटाफट कर सकते हो यहाँ से। इनफ्रीक्वेंट मतलब क्या? स्टोरेज कॉस्ट कम, एक्सेस कॉस्ट ज्यादा। फ्रीक्वेंट मतलब क्या? फ्रीक्वेंट मतलब क्या? स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा, एक्सेस कॉस्ट लेस। सर कितने साइज तक का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं इसमें? फिर से वही क्वेश्चन, फिर से बोलो, कौन आंसर देगा? अनलिमिटेड साइज का कर सकते हैं और एट अ टाइम 5 टीबी। करेक्ट। 5 TB। आप आज भी मुझे वही पूछोगे, 5 साल के बाद भी वही पूछोगे, लेकिन मेरा आंसर क्या रहेगा? सेम। ओके, ओके, सो मतलब अनलिमिटेड। इसमें भी सेम ही। ओके, सबके बस इसमें आप अनलिमिटेड डेटा रख सकते हो। S3 का जब मैंने आपको समझाया, यहाँ पे क्या लिखा है ये देखो, अनलिमिटेड डेटा। क्लाउड क्या बोलता है? तुम डेटा रखो, पैसे मैं तुमसे वसूल करने वाला हूँ। ओके, राइट। ओके। और एक मतलब सिंगल गो में कितने? सिंगल गो में 5 TB। बोलो अभी क्या डाउट है? सर इंटेलिजेंट है से जब मेरा ऑब्जेक्ट फ्रीक्वेंट से मूव होता है इनफ्रीक्वेंट को, या इनफ्रीक्वेंट से फ्रीक्वेंट को मूव होता है, तभी कुछ मुझे नोटिफिकेशन और अलर्ट नहीं, आता है? नो नोटिफिकेशन, नो अलर्ट, नथिंग। ये इंटरनल है, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। आपको इतना ही पता चलेगा कि आपका ऑब्जेक्ट इंटेलिजेंट टेयरिंग में है। ये दोनों, ये बैकएंड बता रहा हूँ मैं। AWS कैसे काम करता है वो बता रहा हूँ। वो आपको दिखेगा नहीं, आपको बस इतना दिखेगा कि आपका ऑब्जेक्ट इंटेलिजेंट टेयरिंग में है। क्लियर? इंटेलिजेंट टेयरिंग मतलब सर जो स्टैंडर्ड और इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है उसका एक कोलैबोरेशन के जैसा काम करता है नहीं, इसमें, मतलब दोनों। ऐसा मत बोलो। ऐसा लगता है लेकिन ऐसा मत बोलो, क्योंकि वहां पे नाम क्या दिया है? यहाँ पे इनफ्रीक्वेंट एक्सेस है, लेकिन वहां पे नाम क्या है? स्टैंडर्ड है। यहाँ पे नाम हाँ, क्या दिया उन्होंने? फ्रीक्वेंट एंड इंटेलिजेंट। इनफ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट एंड इनफ्रीक्वेंट। तो कोलैबोरेशन की जैसा ही है, लेकिन आप कोलैबोरेशन मत बोलो। आपकी बात मैं ओके, सहमत हूँ, 100% एग्री हूँ, लेकिन यहाँ पे नाम क्या दिया? इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, फ्रीक्वेंट एक्सेस, तो आप वही बोलो। ओके, बात आपकी ओके बिल्कुल सर। सही है, आई एग्री, 100% एग्री। एट द एंड वही हो रहा है जो दोनों में है, लेकिन आपको क्या बोलना है? आपको ये बोलना है फ्रीक्वेंट इनफ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट एंड इनफ्रीक्वेंट। करेक्ट। सर तो ये चेक करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है कि फ्रीक्वेंट में है नहीं, भी या फिर क्यों करना है इनफ्रीक्वेंट? आपको? आपको चेक करना ही क्यों है? आपने इंटेलिजेंट में डाला, वो अपना अपना काम करेगा, आपको चेक करने सर की देयर इज जरूरत नहीं। चांसेस भी तो हो सकते हैं कि यहाँ से कुछ बग हो, नहीं फ्रीक्वेंट नहीं, में होना इनफ्रीक्वेंट में, या ऐसा पॉसिबल है? कुछ कुछ बग इनफ्रीक्वेंट में नहीं, है तो फ्रीक्वेंट में होना कुछ चाहिए, ऐसा कुछ बग कुछ? नहीं होता है, वो AWS मैनेज करता है। ओके, चलो। क्योंकि सर ऐसा अगर कुछ हुआ तो कॉस्ट में इफेक्ट आएगा ना वो कंपनी के। वो कॉस्ट इफेक्टिव है, इसीलिए इंटेलिजेंट टेयरिंग दिया है आपको। दोनों में आप कंफ्यूज हो, नहीं, आई एम AWS नॉट विल टेक कंफ्यूज। केयर। नहीं सर, कंफ्यूज नहीं है नहीं इसमें। नहीं, आप समझ ही नहीं रहे हो मेरे बात को। जब आप कंफ्यूज हो कि डेटा कहाँ पे रखना है, कौन से टियर में रखना है, डेटा इनफ्रीक्वेंट में रखना है या डेटा स्टैंडर्ड में रखना है, जब ऑब्जेक्ट के बीच में आप कंफ्यूज हो मुझे डेटा कहाँ पे रखना है, तो आप इंटेलिजेंट चूज करते हो, ये नहीं बोल नहीं, रहा हूँ। वो सर वो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है कि ऐसे केस में हम नहीं ना Amazon दे सकते, इंटेलिजेंट मैं पेयरिंग क्या करूँ? करेंगे। तो AWS मेरा से बात करके भी वो नहीं बताएगा मुझे कौन से अच्छा इसमें सर, रखना वही मैं कंफर्म कर रहा था, ऐसा कुछ है क्या? है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। आपको बस इतना ही दिखता है कि इंटेलिजेंट टेयरिंग में है। बाकी ये मैंने बैकएंड आपको बता दिया, ऐसा करता है अमेजोन, लेकिन मैं, ओ, उनको भी पता नहीं है, उनकी इंजीनियर्स को भी पता नहीं कि किस में क्या रख रहा है। ओके, ओके सर। चलो। तो रिट्राइवल का फी और ये सब यहाँ पे डिटेल दिया है। देयर आर नो रिट्राइवल फी व्हेन यूजिंग इंटेलिजेंट टेयरिंग स्टोरेज क्लास, नो ऑटोमेटिकली एडिशनल फीस व्हेन ऑब्जेक्ट मूव बिटवीन एक्सेस टीयर। तो दोनों के बीच में जब एक्सेस टीयर में डेटा मूव होता है उसका भी कोई चार्ज नहीं है। ओके, लेटेंसी कम है, मतलब ऑब्जेक्ट फास्ट आपको एक्सेस हो जाता है। लेस देन 128 KB है तो वो हमेशा किस में रहेगा? फ्रीक्वेंट वाले में ही रहेगा, दैट्स इट। अवेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, दोनों चीजें दी है। किसी को डाउट है तो बोलिए। 3 टाइप हमने सीखे, तीनों टाइप में किसी को डाउट है तो बोलिए। थ्योरेटिकल पार्ट है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आने वाला है, ये भी मैं पहले ही बता देता हूँ कि सारे क्लासेस क्या है स्टोरेज के, ये बताओ, तो आपको ये सारे क्लासेस बताने पड़ेंगे।
सूरज, बोलिए। हाँ एक छोटा सा डाउट है, जैसे कि अगर हम Amazon इंटेलिजेंट टियरिंग यूज करेंगे तो जो भी फाइल्स स्लैश फोल्डर्स या ऑब्जेक्ट्स विच आर लेस देन 128 केबी वो ऑटोमेटिकली उसमें चले जाएंगे, फ्रीक्वेंट एक्सेस में चले जाएंगे, स्टोरेज क्लास, करेक्ट? वही तो बताया मैंने, ये डायग्राम में भी लिखा है। Right. वो हमेशा फ्रीक्वेंट में ही रहेगा, इनफ्रीक्वेंट में जाएगा नहीं। अगर जानबूझ कर रखा तो इनफ्रीक्वेंट में, अगर मान लो कि इनफ्रीक्वेंट में रख ही नहीं सकते ना, मैंने क्या बोला यहाँ पे, आप यू कैन नॉट कंट्रोल इट, आप बस इंटेलिजेंट टियरिंग में डाल सकते हो। आपको है कि यहाँ पे डालो, वो Amazon विल टेक केयर ऑफ दैट, आपको वहाँ पे हक ही नहीं है। हाँ नहीं, मैनुअली मैंने स्टोरेज क्लास सेट किया है वो वाला फ्रीक्वेंट। मैनुअली कैसे आप सिलेक्ट करोगे? आप इंटेलिजेंट सिलेक्ट कर सकते हो मैनुअली, आप फ्रीक्वेंट नहीं सर, वो बोल रहा है कि इनफ्रीक्वेंट क्लास पे रख सकते हैं ना हम लोग, वो बोल रहा है। वो रख दो। हाँ यहाँ पे रखना है सेकंड टाइप पे तो रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वही पूछ रहे सर। मतलब उसमें एक्सेस का ज्यादा हेवी, ज्यादा कॉस्ट आएगा, ज्यादा है, एक्सेस कॉस्ट ज्यादा है यहाँ पे कंपेयर टू जो 128 केबी के ऊपर है। यस, आप यहाँ पे रख सकते हो इंडिपेंडेंटली, आप इंडिपेंडेंटली यहाँ पे रख सकते हो। आप यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट है, तो वो आपका कंट्रोल में नहीं है। राइट राइट, चलेगा। देन नेक्स्ट टाइप है आपका Amazon S3 वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। अभी ये थोड़ा नाम देखो, क्या है Amazon S3 वन जोन। नाम क्या है वन जोन? नाम क्यों दिया है ऐसा पता है? क्योंकि मैंने पहले तुमको बोला था Amazon क्या करता है, अपने लिए 3 कॉपीज बनाता है। याद है किसी को? कल के सेशन में मैंने बोला था। वो क्या करता है, उस रीजन के अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन के अंदर डेटा रखता है। ओके, तो उसी को पकड़ के ये ऑब्जेक्ट क्लास बनाया गया है कि अब तक जितने भी स्टोरेज क्लास है उसमें 3 अवेलेबिलिटी जोन में डेटा रहेगा। लेकिन ये ऐसा स्टोरेज क्लास है, ये क्या बोलता है, मैं डेटा 3 अवेलेबिलिटी जोन में नहीं रखूंगा, मैं डेटा वन जोन, एक ही अवेलेबिलिटी जोन में रखूंगा। ओके, मतलब आपके पास अल्टरनेटिव 2 कॉपीज AWS नहीं रखेगा, तो यहाँ पे डेटा लॉस होने के चांसेस थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, करेक्ट? ये वर्ड से समझ में आया? आगे बढ़ो। फिर यहाँ पे नाम दिया है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। ओके, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस मतलब आप ऐसा डेटा रखो जो ज्यादा आप एक्सेस नहीं करने वाले हो। ओके, इसका कॉस्ट क्या है? आज तक हमने 3 जो देखे उससे सबसे कम कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि आपका डेटा एक ही जोन में रख रहा है, 2 कॉपीज उसकी बनेगी नहीं ना एक्स्ट्रा, तो आपका कॉस्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। एग्री करते हो आप नाम से? पहले नाम समझो फिर आप उसके काम समझते हैं। यस सर। ओके, तो एक ही जोन में डेटा रहेगा और ऐसा डेटा जो आप इनफ्रीक्वेंट एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसा डेटा आप इस स्टोरेज क्लास में कौन सा डेटा रखोगे? मान लो आपके पास डेटा है ऑन प्रीमाइस पे। ऑन प्रीमाइस पता है, मैंने आपको पहले ही सिखाया था। ऑन प्रीमाइस के आपके पास डेटा है और आप उसका एक कॉपी बस क्लाउड पे रखना चाहते हो। क्या करना चाहते हो आप? एक कॉपी उसका क्लाउड पे रखना चाहते हो, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। क्या? वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। ओके, अभी इसके बारे में समझते हैं। S3 one zone infrequent access is the data for data that is accessed less frequently। ऐसा डेटा रखते हैं जो लेस फ्रीक्वेंटली एक्सेस होता है, बट रिक्वायर्ड रैपिड एक्सेस व्हेन नीडेड। जब आपको डेटा जल्दी चाहिए तो आपको जल्दी मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेटा स्टोर इन सिंगल अवेलेबिलिटी जोन, मैंने यही बोला था आपको। वन जोन मतलब क्या? एक ही अवेलेबिलिटी जोन में डेटा स्टोर होगा। ये गुड चॉइस कब है? इट इज गुड चॉइस फॉर स्टोरिंग सेकेंडरी कॉपीज ऑफ ऑन प्रीमाइज डेटा। मतलब आपके ऑन प्रीमाइज में डेटा है और उसका आप एक कॉपी क्लाउड पे रखना चाहते हो, तो देन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आपका कॉस्ट भी सेव होगा और आपके पास अल्टरनेटिव ऑन प्रीमाइज पे एक कॉपी भी अवेलेबल रहेगा। ओके, चलेगा। यू कैन यूज लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल क्या होता है ये मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ आपको, कल बताऊंगा। ओके, ड्यूरेबिलिटी इसका भी कितना है? 99.11 टाइम्स 9। अवेलेबिलिटी कितना है? 99.5%। ओके, बात समझ में आई? यूज केस समझो। यूज केस क्या है? वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, मतलब ये डेटा, यहाँ का जो स्टोरेज क्लास है वो क्या करेगा, डेटा को एक ही जोन में रखेगा और ऐसा डेटा रखेगा जो आप फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करना चाहते हो, और इसका एक बैकअप कॉपी आपके पास अवेलेबल है ऑन प्रीमाइस में। या ऐसा डेटा रखो जो आप इजीली रिक्रिएट कर सकते हो। ओके, ऐसा डेटा आप किस में रख सकते हो?
वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में। बोलो, किसी को डाउट है? यूज केस से समझोगे ना तो आपको जल्दी समझ में आएंगे सारे स्टोरेज क्लासेस। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। मतलब इसको चार्जेस भी एज कंपेयर टू अदर एक्सेस इसका टाइप्स में सबसे कम हो गया ना। आप सोचो ना, देखो आप सोचो एक बार, आप डेटा एक पेन ड्राइव में रखते हो और आप डेटा 3 पेन ड्राइव में रख रहे हो, तो चार्जेस 3 पेन ड्राइव वाला कभी भी हाई रहेगा ना। क्यों? क्योंकि आपको 3 पेन ड्राइव खरीदने पड़ेंगे, राइट? यहाँ पे क्या है, आप डेटा एक ही जोन में रख रहे हो, तो एक ही डेटा सेंटर में आपका डेटा है। यहाँ पे जितने भी टाइप्स है, यहाँ पे क्या है, डेटा 3 अवेलेबिलिटी जोन में या 3 डेटा सेंटर में आपका डेटा है। तो सबसे स्टोरेज क्लास में अभी तक जितने देखे हमने, सबसे कम कॉस्ट किसका रहेगा? इसका ही रहेगा। एग्री करते हो आप लोग? यस सर। यस तो सर। आपके माइंड में फिर से बार बार आएगा, सर इतने ज्यादा क्लासेस क्यों दिए? क्लासेस इसलिए दिए हैं कि आप कॉस्ट सेव कर सको। बात समझ में आ रही है मेरी? यस। आपका मतलब क्या हो, कॉस्ट सेव हो। हाँ। फिर सर इसके एक ही कॉपी रहेंगी, जो बाकी हर जगह 3-3 कॉपी रहती है वैसे नहीं रहेंगी? हर जगह नहीं रहती है। एक तुम स्ट्रक्चर समझ लो, जिस दिन तुम कंसेप्ट को समझोगे उसी दिन तुम्हारा काम होगा। AWS ने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना हार्ड नहीं है, प्रैक्टिकल बस सिलेक्टिव है। आपका कॉन्सेप्ट समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्सेप्ट को समझ गया वो सारी चीज समझ जाता है। ये देखो, मैं बकेट में जाता हूँ, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बकेट मैंने क्रिएट किया, बकेट का रीजन कौन सा है? US ईस्ट 1, मतलब क्या, वर्जीनिया रीजन है। यहां तक एग्री करते हो सब लोग मेरे साथ? यस अब सर। इसके अंदर की जो कॉपी है, इसके अंदर की जो कॉपी है, ओके, वो कहाँ पे है? इसके अंदर की कॉपी 3 अवेलेबिलिटी जोन में। वर्जीनिया में 6 अवेलेबिलिटी जोन है, पता है आपको सबको? तो 6 में से 3 अवेलेबिलिटी जोन में ये अपना कॉपी रखता है। कहीं पे भी रखेगा, मुझे बताएगा भी नहीं कहाँ पे, ना आपको बताएगा, किसी को नहीं बताएगा। ये अपना बैकएंड में सिक्योरिटी के लिए 3 अवेलेबिलिटी जोन में कॉपी रखता है। लेकिन जब आप एक्सप्लिसिटली आप बोलते हो कि मुझे 1 जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस वाला चाहिए, तो ये 3 अवेलेबिलिटी जोन में नहीं रखेगा। एक ही अवेलेबिलिटी जोन, एक ही डेटा सेंटर। अवेलेबिलिटी जोन मतलब क्या है? डेटा सेंटर है। तो एक ही डेटा सेंटर में कॉपी रखेगा, आपका काम हो जाएगा। बोलो क्या बोलते हो अभी? ओके सर। और किसी का है डाउट तो बोलिए। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझो, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्सेप्ट समझ गया उसको कोई टेंशन नहीं है, और कॉन्सेप्ट समझ विदाउट समझ के आप रट्टा मारने जाओगे तो फिर कभी होगा ही नहीं प्लेसमेंट। मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप यहाँ पे रट्टा मार के आंसर दे सकते हो, लेकिन जब आप इंट्रो में जाओगे तो इतना बड़ा सिलेबस है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको याद भी नहीं आएगा। और सामने वाला बस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कभी नहीं पूछने वाला। मैं पहले आज ही बोल देता हूँ, रिकॉर्डिंग में है वो भी। आपको लगता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन घुमा के ही पूछने वाले हैं। ओके, तो इसलिए आज से ही आदत ऐसा डालो कि मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको टेंशन नहीं ना किसी चीज की, राइट? ये समझ में आया फोर्थ वाला? देन है फिफ्थ नंबर वाला, अमेजॉन ग्लेशियर। ओके, तो ग्लेशियर मतलब क्या है? कभी सुना है किसी ने वर्ड ग्लेशियर? आइस आइस, ऐसा आइसबर्ग। ये ग्लेशियर होता है। ये देखो, दिख रहा है? बहुत सालों से डेटा ऐसा स्टोर करके रखा है। म्यूट पे जाओ ना, शांत बैठो, मैं हूं ना, कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो ये होता है ग्लेशियर। ओके,
बहुत सालों से डेटा बर्फ के फॉर्मेट में है, ओके, ठंडा एकदम कूल चिल, ओके, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया है। ग्लेशियर मतलब क्या, ऐसा डेटा जो आप सालों सालों तक स्टोर करके रखने वाले हो, ओके। तो देखो इसके बारे में समझते हैं। यस3 ग्लेशियर इज सिक्योर, ड्यूरेबल, लो कॉस्ट स्टोरेज। ये क्या है, लो कॉस्ट स्टोरेज है, मतलब अब तक जितने भी देखे सबसे लो कॉस्ट स्टोरेज वाला कौन सा ऑप्शन है, Amazon ग्लेशियर, ओके। चलो, टू कीप कॉस्ट लो, सुटेबल फॉर वेरिंग नीड्स, यू कैन अपलोड ऑब्जेक्ट डायरेक्टली टू द ग्लेशियर और यूज लाइफ साइकिल। ये लाइफ साइकिल वाला पार्ट मैं आपको बताऊंगा कल, ओके। तो आप डायरेक्टली ग्लेशियर में डेटा अपलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा है, SSL के लिए सपोर्ट भी करता है। इसमें एक ही प्रॉब्लम है, जब आप डेटा को एक्सेस करने के लिए जाते हो या डेटा को रिट्राई करने के लिए जाते हो तब प्रॉब्लम है। देखो, you can retry up to 10 GB of your Amazon S3 Glacier data per month for free, ओके। तो 10 GB तक का डेटा आप रिट्राई कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 10 GB के ऊपर आप अगर रिट्राई करते हो तो आपको पे करना पड़ेगा, ओके। और रिट्राइवल करने के लिए भी आपको कुछ मिनट से कुछ आवर्स का टाइम लग सकता है। अब तक जितने भी देखे वहां पे अगर आपको डेटा रिट्राई करना है तो कोई टाइम नहीं लगता था, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ मिनट्स से कुछ घंटों का, हो सकता है कभी 1-2 घंटे का भी टाइम लगे आपको डेटा रिट्राई करने के लिए। बात समझ में आई आपको? किसी को डाउट है? ग्लेशियर मतलब ऐसा डेटा जो आप 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए स्टोर करके रखना चाहते हो, ऐसा डेटा आप Amazon ग्लेशियर में रखते हो। ये सबसे लो कॉस्ट वाला है अब तक जितने भी देखे सब में, लेकिन जब आप एक्सेस करने के लिए जाते हो तो बहुत टाइम लगता है, प्लस आप डेटा अगर ज्यादा एक्सेस करते हो तो उसका कॉस्ट भी आपको देना पड़ता है। बात समझ में आई? किसी का डाउट है तो पूछो। सर 10 GB का डेटा हम फ्रीली पर मंथ ले सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हो, रिट्राइव रिट्राइव कर सकते हैं, हाँ रिट्राइव कर सकते हैं, बट रिट्राइव मतलब डाउनलोड करना, हाँ लेकिन अगर उससे ज्यादा किया तो आपको पैसा पे करना पड़ता है। तो पैसा पूरा 1 GB से करना पड़ेगा या अबाउट 10 GB? अबाउट 10 GB। क्लियर? सर ये तो फ्री टीयर अकाउंट का है ना, अगर कंपनी का कुछ अकाउंट रहेगा कंपनी का अकाउंट है तो पैसा पे ही करना पड़ता है। फिर ये किसके लिए है? आपको पुराना डेटा है, आप डिलीट नहीं करना चाहते हो, जैसे कि आपकी बैकअप कॉपीज है, ओके। आप बैकअप कॉपी कितना रखते हो? आपको जरूरत है 5 कॉपीज की, राइट? लेकिन आपकी कंपनी बोलती नहीं नहीं पुरानी कॉपीज भी रखो, तो आप सालों सालों के लिए कहाँ पे रखोगे? इसमें रखोगे, Amazon ग्लेशियर में, करेक्ट? सर तो इसमें ये अवेलेबिलिटी परसेंटेज नहीं होता क्या? नहीं नहीं, उसमें दिया नहीं है अभी, शायद अपडेट हुआ होगा तो गूगल पे मिल जाएगा आपको। तो इसमें अपलोड कितना है? वही 5 TB? हाँ, कितना भी अपलोड करो, मगर रिट्राइव ओनली 10 GB? रिट्राइव, हाँ, मतलब ज्यादा भी कर सकते हो रिट्राइव, ऐसा कुछ नहीं कि 10 GB, लेकिन फिर वो बोलता है पैसा देना पड़ेगा, ऐसा। सर ये आवर्स लग गया तो ऐसे कुछ नोटिफिकेशन आता है क्या कि हो गया करके कंप्लीट? नहीं नहीं, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं। सर हम सब में प्रैक्टिस कर सकते हैं ना? प्रैक्टिस करने के क्या है, बस क्लिक करना है। प्रैक्टिस में तुमको 1000 बार बोलूंगा, तुम लोग क्या करोगे, AWS का बहुत प्रैक्टिस करोगे और डेवऑप्स पे तुम थ्योरेटिकल पार्ट उल्टा करोगे। कभी भी उल्टा होना चाहिए। AWS में तुम्हारा थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल पार्ट अच्छा होना चाहिए, और फिर उसके बाद जब डेवऑप्स स्टार्ट होगा तो तुम्हारा प्रैक्टिकल ज्यादा फोकस होना चाहिए। अपन उल्टा करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में जोश होता है, राइट? सबका वही होता है, जब भी आप इंजीनियरिंग में जाओ स्टार्टिंग में बहुत जोश होता है, अरे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, फिर वो जोश धीरे धीरे कम हो जाता है। आपने को उल्टा चलना है। जो मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम की नीड समझो। आप UPSC दे रहे हो, उसका नीड क्या है, MPSC दे रहे हो, उसका नीड क्या है। एग्जाम के हिसाब से चलो, कभी भी अपने हिसाब से मत चलो, ओके। मैं सिलेबस डिजाइन करता हूँ कंपनी के हिसाब से करता हूँ,
मैं अपने हिसाब से करते होगा नहीं करता हूँ, क्यों? उसका फायदा ही नहीं होगा ना, कुछ उसका फायदा ही नहीं है। तो इसलिए अपने को कैसा चल रहा है, चलना ऐसे है कि AWS में ज्यादा से ज्यादा आप थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे फोकस करो, और जब डेवऑप्स आएगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल परफॉर्म करो। क्लियर? मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे थियोरेटिकल पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल पार्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो। सारे क्लासेस हमको प्रैक्टिकल करना जरूरत नहीं होती है। ओके। लेकिन अपन क्या कर, देखो हर एक के पास एक एनर्जी है, हर एक के पास एक स्टोरेज है, दिमाग में भी कितना स्टोर करोगे आप, राइट? तो आपको उसको सही से ट्रेन करना है। रिजल्ट आपको जल्दी चाहिए ना, तो आपको पता होना चाहिए इस एग्जाम का जरूरत क्या है। तो जरूरत ऐसा ऐसा है तो मुझे ऐसे ही प्रिपेयर करना है। अगर मैं सब कुछ सारी चीजें बहुत अच्छे से करने लगूंगा तो उसके लिए आपको 2-3 साल जाएंगे। हमें कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट चाहिए, रिजल्ट चाहिए। ओके, ये हमारा टारगेट है। चलेगा, देखो तो लास्ट का जो टाइप है उसका नाम है Amazon ग्लेशियर डीप आर्काइव। यहाँ पे क्या था, Amazon ग्लेशियर था, अब क्या है, डीप आर्काइव है। ओके, मतलब ऐसा डेटा जो आप 10, 15, 20, 25, 30 साल के लिए स्टोरेज करना चाहते हो, ऐसा डेटा आप किस में रखोगे, Amazon ग्लेशियर डीप आर्काइव में रखोगे। ओके, ये सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है, मतलब सबसे कम कॉस्ट वाला। इससे कम कॉस्ट वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये कितना कम है, तो ये लगभग 75% कम है। किससे? Amazon ग्लेशियर से 75% कम। मतलब अगर इसका 100 रुपए चार्ज होगा तो इसका 25 रुपए ही चार्ज है। क्लियर? तो डिजाइन फॉर रिटेन डेटा फॉर लॉन्गर पीरियड, कितना, 10, 15, 20, 25 ईयर्स के लिए अगर डेटा रखना है स्टोर करके, तो आप डीप आर्काइव में रख सकते हो। ओके, ऑल ऑब्जेक्ट स्टोर इन S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव आर replicated and stored across at least 3 अवेलेबिलिटी जोन। तो यहाँ पे भी 3 अवेलेबिलिटी जोन में डेटा को रखा जाता है। आइडियल फॉर मैग्नेटिक टेप, जब हम ऑन प्रीमाइज में काम करते थे तो मैग्नेटिक टेप यूज करते थे, उसी की जगह किसने ली है, ग्लेशियर डीप आर्काइव ने ली है। डेटा रिट्राइवल विल हैपन इन 12 आवर्स। मतलब आपको अगर डेटा डाउनलोड करना है तो कभी कभी 10-12 घंटे का भी टाइम लग सकता है। ओके, स्टोरेज कॉस्ट इज 75% लेस देन S3 ग्लेशियर। तो S3 ग्लेशियर से 75% स्टोरेज कॉस्ट लो है। सर तो इसका एक्सेस चार्ज बहुत ज्यादा होगा फिर। एक्सेस, आप बात सही बोल रहे हो, आपको समझ में आ गया फिर। और ये 3 अवेलेबिलिटी जोन पे भी है ना, तो उसका भी चार्ज लगेगा। यस, आइडियल अल्टरनेटिव फॉर मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप नाम का एक डिवाइस था जो हम जब ऑन प्रीमाइज में काम करते थे ना, तो स्टोरेज मैग्नेटिक टेप्स में करते थे, उसी का ये अल्टरनेटिव है। क्लियर? क्लियर सर। और बोलो क्वेश्चन। सब 6 टाइप है, 6 टाइप में सबसे सस्ता कौन सा है? डीप ड्राइव, ग्लेशियर डीप आर्काइव। डीप आर्काइव, ग्लेशियर डीप आर्काइव। सबसे हाई कॉस्ट वाला कौन सा है? S3 स्टैंडर्ड। S3 स्टैंडर्ड। ऐसा कौन सा टाइप है जिसमें हम एक ही जोन में डेटा को रखते हैं? अगर हम स्टैंडर्ड और इनफ्रीक्वेंट में कंफ्यूज है तो डेटा कहाँ पे रखना है? हो गया ना कॉन्सेप्ट? क्या टेंशन लेते हो? कंपनी में मोस्टली कौन सा यूज होता है? बोलो, इसका आंसर दे दो मुझे कोई। इंटेलिजेंट ऐसा तुम आंसर दोगे तो पकड़े जाओगे तुम, फेक एक्सपीरियंस वाले। स्टैंडर्ड सर। ऐसा डाटा जब के भी बेसिस पे देंगे, डाटा जैसा है इसे डिपेंड ऑन यूज केस, डेटा कैसा है। यही आपको इंटर में क्वेश्चन पूछेगा और आप एक ब्लफ करोगे कि ये यूज करते, वो समझ जाएगा कि भाई थोड़ा सा और पढ़ाई करने की जरूरत है, कहाँ से क्लास किया है, वो आपको पूछेगा। फिर मैं डायरेक्टली पूछता हूँ कहाँ से सीखा तुमने, कोई बोलता है सर यूट्यूब से सीखा। पहले तो नहीं आई एम वर्किंग ऐसा बोलता है। जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं पूछता हूँ कहाँ से सीखा,
बोलता है नहीं नहीं, आई एम वर्किंग ऑन डेली बेसिस। ओके ठीक है, ऐसा है क्या? ओके चलो ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता हूँ। फिर मैं फिर से उसको बोलता हूँ कहाँ से सीखा, ऐसा करता हूँ मैं। ओके, फिर आप वही क्वेश्चन फिर से, सर इसमें से ज्यादा कौन सा यूज करते हैं? ज्यादा सभी यूज करते, डिपेंड ऑन आपका यूज केस क्या है। अगर ऑब्जेक्ट मेरे पास ऐसा है जो 8-8 10-10 साल पुराना है तो मैं डीप आर्काइव के पास जाता हूँ। ऑब्जेक्ट मेरे पास 1-2 साल वाला पुराना है तो मैं ग्लेशियर के पास जाता हूँ। ऐसा डेटा जो ऑन प्रीमाइज में अवेलेबल है तो मैं वन जोन इनफ्रीक्वेंट के पास जाता हूँ। ऐसा डेटा जहां पे मैं कंफ्यूज हूँ स्टैंडर्ड में रखना या इनफ्रीक्वेंट में रखना है, मैं इंटेलिजेंट के पास जाता हूँ। मुझे पता है मेरे बैकअप कॉपी से ज्यादा यूज नहीं करने वाला हूँ तो मैं इनफ्रीक्वेंट में रखता हूँ। और टेराफॉर्म के टीएफ स्टेट फाइल मैं हमेशा स्टैंडर्ड में रखता हूँ। ऐसा आंसर देने का तो आपको ऑफर लेटर देंगे। नहीं तो आप बोलोगे सर मैंने तो सारे आंसर दिए थे, फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? राइट, आप ऐसे बोलोगे ना, सर मैंने तो सारे आंसर दिए थे फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो इसका रीजन आपको समझ में आना चाहिए। ओके चलो, बात क्लियर है सबकी? यस सर। राइट, लाइफ साइकिल क्या है वो कल पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये सारे नोट्स तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। ओके सर। सर कल के पूरा नोट्स अमेज़न का जितना कोर्स पढ़ा हुआ है उसका एक नोट मिलेगा क्या? क्या किसका नोट्स चाहिए? पूरा अमेज़न का जितना क्लासेस हुआ है। नहीं समझ में आ रहा मुझे, क्या बोल रहा हूँ? मतलब AWS का जितना क्लास हुआ है उसका नोट मिलेगा कैसा करें? ऑलरेडी दिया ना मैंने, डेली के डेली देता हूँ मैं। किसी के पास कलेक्टिवली होगा तो वो शेयर कर दो ग्रुप में, किसी ने बनाया होगा नोटपैड में अच्छा तो शेयर कर दो। मैं तो डेली का डेली 2-3 क्लास हो गए तो अपना अपना दे देता हूँ।